तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर आया हूँ। अगर सभी लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि 6 क्लासेस हो चुकी है और आज होने जा रही है 7वीं क्लास। ठीक है, और ये भी पता होगा कि चल क्या रहा था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही थी, जिसके अंदर मैं आपको लोगों को अप्राकृतिक स्रोत पढ़ा रहा था, जिसमें घनत्व हो चुका था और दबाव और तापमान रह गए थे। ठीक है, तो आज इसी को ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं जो उनके जवाब मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लड़की ने पूछा था कि सर क्या ये टीजीटी के लिए यूज़फुल होगा, तो आंसर होगा यस। इससे बाहर कुछ नहीं है। जितनी भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ सारी की सारी आपके सिलेबस की है, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे आपका पीजीटी का हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, टीचिंग से संबंधित कोई सा भी हो, इसके अलावा जनरल कंपटीशन से संबंधित कुछ भी हो, स्टेट पीसीएस तक कुछ भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी के लिए एक जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक बैच के लिए है, वो सिर्फ कहने की बात है ना। बाकी ये यूज़फुल हर बैच के लिए होगा, क्योंकि मैं करा ही रहा हूँ इस तरीके से कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उस हर एग्ज़ाम के लिए ये क्या होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्लास नंबर 7। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अभी तक एक क्लास हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर सबसे पहले पहली वीडियो देखिए और उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद इस पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को अप्राकृतिक स्रोत पढ़ाए थे, है ना। मैंने आपको आर्टिफिशियल सोर्सेस पढ़ाए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कृत्रिम सोर्स या अप्राकृतिक स्रोत क्या कहते हैं, राइट। और उसमें मैंने 3 टाइप आपको लिखवाए थे। एक लिखवाया था मैंने आपको घनत्व, एक तापमान और एक दबाव। तो घनत्व तक मैंने करा दिया था, आज हम पढ़ेंगे तापमान से। ठीक है, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं दिखाया अभी तक और नहीं लिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, आप इसको अननेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज भी कह सकते हो। और इसके अंदर मैंने आपको क्या करा दिया था, तो आंसर होगा मैंने आपको घनत्व करा दिया था। आज दूसरा पढ़ते हैं तापमान, टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में घनत्व ने क्या कहा, यह तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। कहने का मतलब है कि घनत्व से हमने बता दिया कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होगा, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कैसे हुआ था, राइट। आज हम जानेंगे कि तापमान से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में कैसे बताया। इस चीज़ के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए तापमान और शुरू करते हैं कि तापमान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या पता चला। देखो दोस्तों, जिस तरीके से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना घनत्व से पढ़ी थी, यानी कि घनत्व के बारे में पढ़ा था, और घनत्व से हमें निकल कर आया था कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, तो मैंने अभी बताया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम ऐसे ही जब हमने टेम्परेचर को स्टडी किया तो टेम्परेचर से हमें पता चला कि पृथ्वी का जो औसतन तापमान है, पृथ्वी का जो औसतन तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो लगभग कितना है, तो आंसर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब ये बढ़ रहा है, पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है, हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है। इसका सीधा सीधा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है, ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज की स्थिति कुछ अलग हो गई है। औसतन तापमान तो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर मैं नेचुरली तापमान की बात करूं, औसतन हटा दूं, तो याद रखना कि पृथ्वी का आज वर्तमान में जो टेम्परेचर है, अगर औसतन हटा दिया जाए तो ये बढ़ रहा है। तो वर्तमान टेम्परेचर
प्रेजेंट टेम्परेचर आपको बताऊं तो 15.9 हो चुका है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई होगी। अब ये बढ़ कैसे रहा है, चलो इन कुछ फैक्टर्स पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो, लेकिन हमें ऊपर की तो बात करनी नहीं है, हमें क्या करनी है, पृथ्वी के अंदर की बात करनी है, क्योंकि आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं भाई। और आंतरिक संरचना में किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उसके अंदर की, उसकी कोर कैसी है, हमारे भीतर क्या है भाई। बाहर की तरफ तो वायुमंडल आएगा, अगला चैप्टर हो जाएगा। अंदर क्या है, हमें ये स्टडी करना है, ठीक है। तो हम अंदर की बात करते हैं भाई, टेम्परेचर के अंदर। तो अब ध्यान से सुनो, देखो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप 32 मीटर पृथ्वी के नीचे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। बताओ जी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इस लाइन का मतलब ये है, जैसे जैसे गहराई यानी कि डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे तापमान यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस लाइन से ये पता चला। कैसे, देखो ऐसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, और आप इस पृथ्वी पे, ये जो हमारी भूपृष्ठ है, ये जो हमारा क्रस्ट है, आप इस क्रस्ट से नीचे की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? नीचे की तरफ। तो ये कहता है कि अगर आप 32 मीटर नीचे जाते हो, मान के चलो ये है 32 मीटर, अगर आप 32 मीटर नीचे जा रहे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर तो समस्या ये है कि चलो भाई, दर क्या कहती है कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, राइट। अब ध्यान से सुनो, सोर्स क्या कहते हैं, यानी कि साक्ष्य क्या कहते हैं, एविडेंस क्या कहते हैं। अब देखो, अगर इस पैरामीटर को ध्यान से देखें तो ये कह रहा है 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 32 दूनी 64, 32 दिया तो 96 हो जाएगा भाई। 32 32 जोड़ लो ना 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 96। यानी कि 96 मीटर नीचे जाने पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, सेल्सियस बढ़ जाएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बोल रहा हूं, 3 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। इसका मतलब सीधे सीधा ये है कि लगभग आप ये मान लीजिए, अगर ये 100 मीटर मान लो लगभग, और 100 मीटर नीचे जाने पर ऐसे मान लो 32 है ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग 96 मीटर। तो 96 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 1 2 3, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यानी कि इसे मैं ऐसे मान लूँ, मैं इसे 100 मीटर मान लेता हूँ लगभग। तो 100 मीटर नीचे जाने पर लगभग टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ऐसे मान लो। अब 1 किलोमीटर नीचे जाने पर कितना बढ़ जाएगा, तो देखो 100 मीटर है तो कितना हो जाएगा। अब भाई 100 में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ाया मैंने अभी, तो ऐसे ऐसे मान के चलो 1 किलोमीटर नीचे चला गया। तो 1 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, अब आप मुझे बताओ। तो टेम्परेचर लगभग कितना बढ़ जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, राइट। 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो बढ़ रहा है टेम्परेचर, 32 की दर से बढ़ रहा है। लेकिन एविडेंस या सोर्स क्या कहते हैं, खोज क्या कहती है, खोज कहती है कि भाई पृथ्वी की गहराई में जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात सत्य है, लेकिन हर जगह तापमान बढ़ने की दर समान होगी ये जरूरी नहीं है। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं है? थोड़ा गहराई पॉइंट है तो समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, ये बात सही है। लेकिन ये जो बढ़ने की दर है
32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर हर जगह वो इसी दर से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। चलो ठीक है, 2 किलोमीटर जाने पर कितना बढ़ना चाहिए भाई? 30 दूनी 60 होना चाहिए ना, मैं तो कह रहा 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है बस। तो यहां पर दर तो समान नहीं हुई, लेकिन बढ़ तो रहा है भाई। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चले गए, 30 था, अब कितना हो गया? 40 हो गया। तो बढ़ तो रहा है, लेकिन दर उस दर से नहीं बढ़ रहा है जो दर हमने क्या की थी? डिसाइड की थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो अब 2 से 4 किलोमीटर नीचे जा रहे हो, तो 4 किलोमीटर नीचे जाने से दुगना होना चाहिए ना, 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 80 ना होगा, मैं कह रहा हूं 60 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो बढ़ तो रहा है ना भाई, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहा है जिस दर को हमने बताया। बात समझ में आई या नहीं? टेम्परेचर का मानने का यह मतलब है कि पृथ्वी के जब आप नीचे जाओगे तो हर जगह ठोस नहीं है, कहीं खाली भी है, कहीं लिक्विड भी है, कहीं गैस भी है, कहीं ठोस भी है। तो जब आप नीचे जाओगे तो जहां खोखलापन आ जाएगा वहां तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, लेकिन बढ़ेगा जरूर। आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर, लेकिन इसी दर से बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहां बताया, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, ये तो एक दर से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब 1 से 2 किलोमीटर नीचे गए तो क्या देखा ये कि बढ़ना चाहिए था 30 दूनी 60, लेकिन बढ़ा कितना? केवल 40। तो इसका मतलब बढ़ा तो है, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ा जो दर यहां डिसाइड की गई है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि एक फिगर दिखा दी, एक फेज दिखा दिया कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है पॉइंट या नहीं है? इस बात को थोड़ा सा अच्छे से और गहराई से समझना। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टेम्परेचर अगर इसी दर से घट रहा है और कहीं बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि होना चाहिए था 60 लेकिन है 40, तो घटा हुआ है। और पर ये बात है कि बढ़ रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ध्यान से सुनो। देखो, जब मैं आपको एक फिगर के तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरह का फिगर बनाऊंगा, इस तरह का, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा क्रस्ट, ये क्या हो जाता है? हमारा क्रस्ट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है क्रस्ट, ठीक है। अब ये वाला एरिया है ठोस, ये वाला एरिया क्या है? ठोस है। लेकिन जैसे ही आप ऊपरी मेंटल में एंटर करोगे, इस वाले में भरा हुआ है लिक्विड, इस वाले में है मैग्मा। इस वाले में क्या है भाई? तो आंसर होगा सर इस वाले में भरा हुआ है मैग्मा। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर 2 ही जगह ऐसी है जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। एक तो हो गया ऊपरी मेंटल, इसको क्या बोलेंगे? अपर मेंटल इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी एक लोअर मेंटल भी होगा इसके नीचे वाला, ठीक है। देखो, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, फिर ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर कोर, ये बाह्य कोर और ये आंतरिक कोर। दूसरा मैग्मा भरा होता है यहां पर आउटर कोर में, बाह्य कोर में, यहां पर। तो केवल 2 ही जगह आपको मैग्मा मिलेगा, एक मिलेगा अपर मेंटल में और एक मिलेगा आउटर कोर में। यानी कि जब आप लगभग मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताऊं, तो जब आप 100 और ये हो जाएगा लगभग मान के चलिए 400, तो 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक अपर मेंटल है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं इसको। और यहां का टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई या नहीं? तो यहां मैग्मा भरा हुआ है, और मैग्मा कहां है? तो आउटर कोर में मैग्मा है। यानी कि लगभग ये मान लीजिए 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक इस वाले एरिया में भी मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है नहीं? ठीक है, ये क्या हो गया? आउटर कोर हो गया। यहाँ टेम्परेचर लगभग 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आई? तो यहाँ पर पॉइंट ये है, मैं बताना ये चाहता हूँ इसके थ्रू कि जब आप नीचे जाओगे तो ये तो ठोस पड़ रहा है भाई। यहाँ तो टेम्परेचर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से मैग्मा आ गया, एकदम से 1900 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो एकदम से क्या हो जाएगा? छलांग मार लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 8 किलोमीटर नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए कितना? 120, लेकिन बढ़ गया 200, तो
एकदम से बढ़ गया, तो क्या आ गया इसका मतलब, कहीं लिक्विड आ गया, कहीं टेम्परेचर एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। फिर यहाँ से जैसे यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो देखा क्या, फिर दर घट गई। यानी कि 8 दूनी 16 किलोमीटर पे कितना होना चाहिए था, 400 होना चाहिए था, लेकिन है गया 300। तो बढ़ तो अब भी रहा है, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहा है जिस दर से बढ़ना चाहिए था। फिर मान लो फिर से मैग्मा में एंटर कर गया, फिर से एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 16 दूनी 32 किलोमीटर हो गया, तो 32 किलोमीटर में कितना बढ़ना चाहिए, 600, लेकिन ये बढ़ गया 800 डिग्री सेल्सियस, एकदम से बढ़ गया। फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओ, तो इसी दर से बढ़ेगा, जरूरी नहीं है भाई। मैंने कहा 32 दूनी 64 किलोमीटर हो गया, 64 किलोमीटर में 1600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन 1600 की जगह 6000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया एकदम से। बात में समझ में आई या नहीं है? कोर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 5800 केल्विन। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हर चीज ऐसा नहीं है कि ठोस है तो ठोस ही है भाई, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, लेकिन इनके बढ़ने की एक दर है, और दर कुछ भागों में बटी हुई है। कहीं तो दर में टेम्परेचर एकदम से छलांग मार रहा है, और कहीं टेम्परेचर क्या हो रहा है, उस दर से नहीं बढ़ रहा है जिस दर से बढ़ना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं है? यानी कि कहीं बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत कम डिस्टेंस पे बढ़ रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं इस डायग्राम के माध्यम से यही बताना चाहता हूं। तो आप इस डायग्राम से ये बात और याद रखेंगे कि पृथ्वी में केवल 2 ही जगह मैग्मा पाया जाता है, जिनमें से एक हो गया दुर्बलता मंडल और एक हो गया आउटर कोर, एक हो गया अपर मेंटल और एक हो गया आउटर कोर। यानी कि 100 से 400 किलोमीटर और 2900 से 5150 किलोमीटर, ये वही 2 जगह है जहां पर केवल क्या मिलता है, मैग्मा पाया जाता है। अब समझने की बात यह है कि सर मैग्मा यहां कैसे बन गया, है या नहीं है? मैग्मा कैसे बन गया? तो ध्यान से सुनो, देखो मैग्मा बनने के पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जिन एरिया में आज मैग्मा है, इन एरियो में पहले रेडियोधर्मी पदार्थ हुआ करते थे। रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ करते थे, जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब चीजें हुआ करती थी। अब ऐसे मान लो तुमने किसी के खिंचवा कर रहपट मारा, तो जब किसी के रहपट मारा तो आपने उस पर दबाव डाला, और जैसे ही आपने दबाव डाला तो क्या हुआ, उसका गाल गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ या ना? तो पृथ्वी के अंदर मौजूद पदार्थ एक ताप और दाब पर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना? उनमें हीट, उष्मा पैदा हो जाती है, और उष्मा इतनी बढ़ती चली जाती है कि वहां पर उपस्थित पदार्थ क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या हुआ है, एक ताप व दाब पर क्या हो गए, यहां पिघल गए हैं, और इन्हीं के पिघलने के कारण यहां क्या बना है, मैग्मा बना है। बात समझ में आई नहीं? इन रेडियोधर्मी पदार्थों के पिघलने के कारण ही क्या बना है, मैग्मा बना है। एक मैग्मा से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बताइए मैग्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो याद रखना आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। क्या होता है, वाटर वेपर होता है। मैग्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है उसे कहते हैं जलवाष्प। बताइए जी, बात समझ में आई आप लोग के नहीं आई? क्लियर है? तो ये कुछ बातें हो गई। अब कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बातें बताई कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, स्पेशली इनर कोर वाला पार्ट जो है, वो कैसा बना हुआ है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी क्या दी, अवधारणाएं दी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं वो कौन से थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए जी, तो मैं एक तरफ से यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है? तो अब देखो वे 3 वैज्ञानिक कौन से हैं। देखिए, एक का नाम आता है टीसी चैम्बरलिन। टीसी चैम्बरलिन, इनका कहना है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक क्या दी, सिद्धांत या एक परिकल्पना दी, जिसे ग्रहणु सिद्धांत या परिकल्पना कहा गया। क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना कि ग्रहणु परिकल्पना किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा टीसी चैम्बरलिन ने। इनका कहना था कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है,
पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, इन अ सॉलिड स्टेट। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये परिकल्पना दी थी किसने? टीसी चैम्बरलिन ने। इसी के साथ एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था जेम्स जिन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत का नाम था, आप कहोगे, ज्वारीय परिकल्पना। इस ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार इन्होंने कहा कि जो इनर पार्ट ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग वो तरल अवस्था में है, इन अ लिक्विड स्टेट। वो क्या है? तरल अवस्था में है, ये इन्होंने कहा। उसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए और इन तीसरे वैज्ञानिक का नाम था लाप्लास। लाप्लास। इनका कहना था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत का नाम था निहारिका सिद्धांत या निहारिका परिकल्पना। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। बात समझ में आई नहीं? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रहाणु परिकल्पना किसका सिद्धांत था? तो आंसर होगा टीसी चैम्बरलिन का। तो ये वो तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अपने अपने सिद्धांत दिए। तो वो आपके सामने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हो गया होगा। तो अब इसको, ये था तापमान। अब तीसरी हेडिंग हम डालेंगे दबाव। जल्दी से तीसरी हेडिंग डालिए दबाव। देखो, दबाव बहुत छोटा सा है। तीसरा पैरामीटर आता है दबाव, प्रेशर। देखो, इस पैरामीटर का कहना सिर्फ इतना है कि भाई साहब, अगर दबाव बढ़ेगा, अगर दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि पृथ्वी के अंदर जो दाबांतर है, यानी कि जो प्रेशर है, वो इस पैरामीटर के कारण नहीं है, यानी कि खाली दबाव के कारण ही नहीं है, बल्कि इसमें उपस्थित ठोस पदार्थ या घनत्व के कारण है। क्योंकि ठोस पदार्थ ज़्यादा होंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा, पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। तो ऐसे मान लो ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और इस पर लोग चल फिर रहे हैं, तो दबाव है। तो इस पृथ्वी के अंदर जो वेट पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, वो केवल दाब के कारण ही नहीं है, बल्कि इसमें उपस्थित घनत्व के कारण भी है। समझ में आया नहीं आया? इसी तरीके से जैसे अब इस दबाव को कैसे मापेंगे, तो इसे अपने का एक पैरामीटर है। देखो, आपने वायुमंडलीय दाब का नाम सुना होगा, है ना? तो इस वायुमंडलीय दाब को ही इकाई बनाया गया है दाब को मापने के, पृथ्वी के आंतरिक भाग का दबाव मापने के लिए इसे ही क्या बनाया गया है? पैरामीटर बनाया गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस पैरामीटर से हमने जाना है कि अगर आप 500 मील नीचे जाओगे ना, तो वहां पर दबाव लगभग 1 मिलियन वायुमंडल होगा। ये छोटा सा अनुमान हमने लगाया है। बात समझ में आई या नहीं? तो दबाव से बस इतना याद रखेंगे कि दबाव ज़्यादा होगा तो घनत्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये रहे आपके दोस्तों अप्राकृतिक स्रोत। अब हेडिंग डालिए प्राकृतिक स्रोत। इसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है प्राकृतिक स्रोत। अब कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा बताया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिज्म आप इसको बोल सकते हो, वोल्केनिज्म।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी से हमें क्या पता चला? ध्यान से सुनो। देखो, ये है वो स्थल जिस पर हम चलते हैं, ठीक है। यहां पेड़ वगैरह है ना, यहां पर लोग चल फिर रहे हैं, ये वो एरिया है। इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसको? स्थल मंडल, ठीक है भाई। इसी के नीचे भरा हुआ है मैग्मा। यहां क्या भरा हुआ है? मान लीजिए यहां भरा हुआ है मैग्मा, दुर्बलता मंडल। अभी मैंने पीछे आपको बताया मैग्मा कहां भरा होगा। इस वाले एरिया को कहेंगे दुर्बलता मंडल। 400 किलोमीटर दुर्बलता मंडल। और आप ऐसे मान लीजिए कि यहां फॉर्मेशन हो गया है एक ज्वालामुखी पर्वत का। यहां से मैग्मा बाहर निकला और एक ज्वालामुखी पर्वत का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये लावा यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है भाई। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम ज्वालामुखी क्रिया से ये बताते हैं कि नॉर्मली जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी गहराई लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं, हमने पता किया कि इनकी गहराई जो होती है, इनकी गहराई जो होती है जहाँ से मैग्मा निकल कर आता है, वो लगभग कितनी होती है? 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि चूंकि ज्वालामुखी 40 से 50 किलोमीटर गहरे हैं, इसलिए हमने ये अनुमान लगा लिया, ये अंदाजा लगा लिया कि 40 से 50 किलोमीटर क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। बात समझ में आई नहीं? यानी कि पृथ्वी के नीचे तरल भी है भाई। अभी तक हम जहां ठोस अवस्था की बात कर रहे थे, हमें ज्वालामुखी से पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर से तो यो मैग्मा बाहर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा भी भरा हुआ है, यानी कि तरल पदार्थ भी है। यानी कि ठोस तो है ही, साथ ही साथ क्या है? तरल पदार्थ भी है। बात समझ में आई है नहीं? ये पता चल गया हमें ज्वालामुखी क्रिया से। इसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी लेना है, बस इसमें इतना ही था। इसके बाद आएगा दूसरा भूकंपीय तरंगे। इनसे क्या पता चला? तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप दूसरा, भूकंपीय तरंगे। देखो भाई जरा, आप सभी को पता है कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, इनके 3 टाइप हैं। एक होता है P, एक होता है S और एक होता है L। P तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राथमिक तरंगे, या फिर अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव। ये कुछ कैसे दिखती हैं? कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे, ठीक है भाई। उसके बाद इसे कहते हैं द्वितीयक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, या फिर आप कह लो सेकेंडरी वेव्स। ये कुछ ऐसे दिखती है, थोड़ा गैप क्या हो जाता है? ज्यादा। और फिर आती है कौन सी? धरातलीय तरंगे। ये कुछ ऐसे दिखती है, इस तरीके से। सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है ये वाली। चलिए अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं, देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इनमें से किन तरंगों ने भाग लिया? तो आंसर होगा P तरंगे और S तरंगे। इन दोनों तरंगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर P तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या पता चला। तो देखो सबसे पहला पॉइंट P तरंगों के बारे में। P तरंगे जो हैं ये सबसे तीव्र गति से चलती है, इनकी स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसमें लिखना कि इनका जो वेग होता है वो क्या होता है? आप ऐसे लिखना कि इन तीनों में सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। इनकी स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है भाई साहब। बी पॉइंट, सबसे कम विनाशकारी है, सबसे कम विनाशकारी है। ये मान लो अगर आप सो रहे हो और भूकंप आया और भूकंप आने से केवल पंखा हिला, तो आप मान लेना ये P तरंगे है, यानी कि ज़्यादा विनाशकारी नहीं है। क्यों नहीं है विनाशकारी? क्यों? क्योंकि ये तरंगे केवल और केवल ठोस से गुजर सकती है।
केवल और केवल किससे गुजर सकती है? ठोस से। ना द्रव से गुजरती न गैस से गुजरती। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पोल खोल दी इसने। कैसे पोल खोल दी? मान के चलो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की कोर है, ठीक है। अब ये जो तरंगे है ये ऊपर से आई, यहां से आई। मान लो भाई, मान लो यहां कहीं भूकंप आया, यहां भूकंप आया, यहां भूकंप का क्या है? केंद्र है, और ये हो गया भूकंप का अभिकेंद्र। आपको पता है ना, मैं पढ़ा दूंगा एक बार को, है ना। एक तो हो गया भूकंप केंद्र जहां से शुरू हुआ, और जब धरातल पर आ गया तब उसे कहा जाएगा अभिकेंद्र। तो अभिकेंद्र से जो तरंगे हैं वो चारों दिशाओं की तरफ चलेगी इस तरीके से। तो मान लो ये तरंगे नीचे की तरफ आ रही है। अब ऐसे मान लो ये पी तरंगे किधर को आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये पी तरंगे नीचे की तरफ आती है तो कोर से पहले ही मुड़ जाती है। कहने का मतलब कोर में एंटर नहीं कर पाती। तो इससे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने बताया, चूंकि हम जानते हैं कि पी तरंगे केवल और केवल किससे गुजर सकती है? ठोस से। तो इसका मतलब पृथ्वी की कोर या तो द्रव है या गैस है, या दोनों है। बात समझ में आई या नहीं? भाई पी तरंगे किससे गुजरी? केवल ठोस से गुजरती है। अब ठोस से तो गुजर गई, लेकिन जैसे ही कुछ द्रव या गैस आया तो मुड़ गई, क्रॉस किया ही नहीं उसको। तो सिंपल सा दिमाग हमने लगाया कि हो सकता है कि पृथ्वी की कोर या तो द्रव हो या गैस हो। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? ये पता चला हमसे किससे? पी तरंगों से। उसके बाद आती है सेकंड, एस तरंगे। एस तरंगे, एस तरंगों के बारे में क्या है? तो पॉइंट ए, आप ये कह लो कि पी तरंगों से धीमी होती है। पी तरंगों से धीमी, पी तरंगों से धीमी होती है। यानी कि लगभग आप ये मान लो लगभग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लगभग इनके। बी, पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है, विनाशकारी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें सी पॉइंट, ठोस, द्रव और गैस से निकल सकती है, ये तीनों से गुजर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सुनो ध्यान से। अब मान लो ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी की कोर, एस तरंगे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे मान लो। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पी तरंगे बड़ी ही आसानी से ठोस से निकल गई, और जैसे ही कोर में एंटर किया बिल्कुल बीच में, तब थोड़ी सी विचलित हो गई। विचलित होने के बाद जैसे ही कोर से निकली फिर ठीक निकल गई, गई कोर में विचलित हुई फिर ठीक निकल गई, गई कोर में विचलित हुई फिर ठीक निकल गई। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की कोर जो है वो इसके अन्य भाग से अलग है। यानी कि जो पृथ्वी का कोर से ऊपर का भाग है वो अलग है पृथ्वी की कोर से। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इससे हमें यह पता चल गया। अब हमें पता चला कि पी तरंगे ठोस से गुजर सकती हैं, द्रव और गैस से नहीं गुजरती। सेम ऐसे ही एस तरंगे ठोस, द्रव, गैस से गुजर सकती है, लेकिन ठोस से तो बड़ी आराम से निकल गई, लेकिन जैसे ही द्रव और गैस से निकली तो विचलित होगी। तो कंफर्म हो गया कि पृथ्वी की कोर द्रव और गैस का मिक्सअप है। यानी कि ऐसी सॉलिड स्टेट है जो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड है तो गैस तो होगी, ऐसे मान लो। लिक्विड जो है भाई मैग्मा भरा हुआ है, गर्माहट है, तापमान है, तो तापमान कितना 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा भाई वहाँ पे? ज़्यादा होगा। पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर अभी आएगा आगे कैसा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूकंपीय तरंगों से हमने ये पता कर लिया कि पृथ्वी की कोर एक्चुअली में है कैसी। तो पृथ्वी की कोर सॉलिड स्टेट में नहीं है, बस ये मान लो सॉलिड का लिक्विड बन गया है। अब चूंकि तरल पदार्थ है और ठोस पदार्थ का हो, उसी बात है ठोस पदार्थ से तरल बना होगा, तो गैसें भी होंगी भाई, है या नहीं है? तो कुल मिला के बात यहां पर यह आई है कि जो ये पृथ्वी की कोर है वो एक तरीके से पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, या आप कह लो इट इज सॉलिड बट इन अ लिक्विड फॉर्म। ये एक ठोस है लेकिन तरल अवस्था में है, जैसे नीफे है ना, निकेल और फेरस, तो ये है सॉलिड लेकिन ये तरल अवस्था में है।
बात समझ में आई या नहीं? यानी कि पृथ्वी की कोर लिक्विड फॉर्म में है और गैस की फॉर्म में। कहने का मतलब समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या कहा, कई बार बता दिया, ठीक है। तो इसके बारे में पता चला हमें, पृथ्वी की कोर के बारे में। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों सोर्सेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगली क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहली और दूसरी यानी कि इस क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस क्लास में हम पढ़ेंगे भूपर्पटी, मेंटल और कोर। यानी कि पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया है, एक मेंटल, एक हो गया आपका, एक भूपर्पटी हो गया, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, एक हो गया मेंटल और एक हो गया कोर। बात समझ में आई या नहीं है आपके? तो इसको देखेंगे अगली क्लास में, वेदर डायग्राम। तो मिस मत करना, सारी की सारी क्लासेस अच्छे से देखना और नोट्स बना के चलना, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।